बीबी इज़ अ मर्डरर, बीबी इज़ अ मर्डरर। और ये नारे कल तल अवीव में लगे हैं। तल अवीव यानी इजराइल की राजधानी, और बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये नारे। Bibi is a murderer. That's what the people behind me are chanting. Bibi is a murderer. और उसको कहा गया है बीबी इज अ मर्डरर, और ये कहा है इजरायली लोगों ने, और जो लाखों की तादाद में सड़कों पे थे, सड़कों पे निकले थे और नारा लगा रहे थे कि बीबी इज अ मर्डरर। आप सोच में पड़ गए होंगे कि बीबी इज द मर्डरर के नारे किस तरह से लगने लग गए, जबकि ये शख्स कह रहा है कि भैया मैं आपका दिफा कर रहा हूं, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं आपके साथ हुई ज्यादतियों का बदला ले रहा हूं गाजा के लोगों को कत्ल करके। उसके बावजूद ये इजरायली सड़कों पर है और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीबी इज अ मर्डरर के। इनका प्रोटेस्ट यूं ही नहीं है, इनके प्रोटेस्ट की बेसिक बुनियादी वजूहात हैं। बीबी इज़ अ मर्डरर है, फेल्ड पॉलिटिशियन है। आपको ये भी बताता चलूं कि ये शख्स अब ज़्यादा देर इजरायली हुक्मरान नहीं बना रहेगा, ये ज़्यादा देर इजराइल में हुकूमत नहीं कर पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा तब तक वहाँ पर है जब तक ये वॉर चल रही है, जब तक गोली बारूद चल रहा है, तब तक ये ऑफिस में है। उसके बाद इसको वहाँ जगह नहीं मिलेगी, या उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ये बंदा ऑफिस में रह सकता है। इसके बाद इसको वहाँ से निकाल फेंका जाएगा। आज लोग सड़कों पे आए हैं, बीबी इज अ मर्डर कह रहे हैं। हालांकि इस वक्त लोगों की डिमांड ये है कि तुम बिना उन हॉस्टेजेस की परवाह किए हुए बमबारी कर रहे हो, तुम्हें हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा भी बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू को हमास का सपोर्टर बताया जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ओस्लो अकॉर्ड यानी 1993 का ओस्लो अकॉर्ड, जिसमें नॉमिनल कंट्रोल मिला था गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों को, उसके खिलाफ हमेशा से था। और उसने हमेशा ये कोशिश की कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को कंट्रोल ना मिले, बजाय उसके हमस अगर कंट्रोल लेता है तो बहुत अच्छी बात है। हमस को सपोर्ट करने वाला बेंजामिन नेतन्याहू साबित हो रहा भैया। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमस को कतर के थ्रू सपोर्ट किया, कतर के थ्रू इनको फंडिंग मिली, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो भी इजरायली अप्रूवल के साथ। और बेंजामिन नेतन्याहू को ये लगता था कि भैया मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इन पे काबू कर सकता हूँ, जब चाहे इनसे जो कुछ करवा सकता हूँ, ये मेरे काम के लोग हैं। और लगातार इतनी देर से ये शख्स जो है इस तरह की सियासत यहाँ पर खेल रहा है। तो दोस्तों, ये जो परसों का एपिसोड है यानी 7-8 अक्टूबर का जो एपिसोड है, उस एपिसोड को लेकर कहा यह जा रहा है कि वेस्ट बैंक में ऑर्थोडॉक्स जो सेटलर्स थे उन्होंने बात की, उनकी डिमांड थी कि वो मनाना चाहते हैं भैया एक सकूत फेस्टिवल, जाकर वेस्ट बैंक के या फ़लस्तीन के एक गांव के आसपास मनाना चाहते हैं, जहां पर ऑलरेडी जो है एटमॉस्फेयर सेंसिटिव बना था, क्योंकि 6 अक्टूबर को वहीं पे एक 19 साल के अरबी यानी फ़लस्तीनी को कत्ल किया था सेटलर्स ने। अब वहां पर अगर ये फेस्टिवल मनाने की जो डिमांड इन लोगों ने रखी है, चाहते थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलिट्री के लोगों की एडवाइस को, लोकल मिलिट्री कमांडर की एडवाइस को दरकिनार करते हुए इस चीज का जो है अप्रूवल दिया। और जो बॉर्डर गार्ड करता था, जो लंबा बॉर्डर गार्ड करता था 51 किलोमीटर का, गाजा और जो इस इजराइल के बीच में, नॉर्दर्न गाजा और इजराइल के बीच में जो गार्ड करता था, वो बॉर्डर पे जो एक 3 बटालियन होती थी, जिन बटालियन के हर बटालियन में 800 आदमी होते थे, उनमें से 2 बटालियन उठा के जो है उस फेस्टिवल में भेज दी उनको सिक्योर करने के लिए। तो उसमें 10 से 12 घंटे का वक्त मिला, 10 से 12 घंटे का वक्त, सुनिएगा गौर से, 10 से 12 घंटे का वक्त मिला कि गाजा में बैठे हमस के लोग जो हैं वो हमला कर सके। बॉर्डर्स खाली थे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं लोगों की समझ में अब आ रही हैं कि भैया ये आदमी जो है ये कर क्यों रहा है ऐसा। अब जो है अब और मुश्किल खड़ी हो गई है। अब मुश्किल इस तरह खड़ी हो गई है कि भैया जो इजरायली फौजी हैं या इजरायली जो आर्मी है या उनकी फौज सिक्योरिटी है, वो ज़्यादातर हाईटेक इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करते हैं, उनका टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस बहुत है। लेकिन अब लैंड असॉल्ट की जब बात आई है, उनमें उसके लिए उन्होंने 3,60,000 लोग भले वापस मंगवा लिए हैं, उनको जो है रिजर्व को जो है बंदूकें दे दी हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो लैंड कॉम्बैट के लिए तैयार नहीं है, उतने वो ट्रेंड नहीं है कि ज़मीनी सतह पर जो है वो किसी से जंग लड़ सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहे, लगातार डिपेंडेंट रहे, तो अब उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो वहां पर उन्होंने क्रैश कोर्सेज शुरू किया है। अब ये बॉर्डर को खाली छोड़ना किसकी जिम्मेदारी रही है, हमस को सपोर्ट करना किसकी जिम्मेदारी रही है। अब उसके बाद जब ये हमला होता है, हमला होने के बाद होस्टेज की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना करना, उनको छुड़वाने के लिए कोई कदम नहीं
उठाना, दुनिया के सामने रोना धोना, लेकिन करना कुछ नहीं, बस वही एक मगरमच्छ के आंसू, और उस मगरमच्छ के आंसू के नाम पर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दूसरी जगह पर लगातार बमबारी हो रही है। संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि भैया ये सब हो रहा है गाजा और इजराइल के दरमियान। ये सब चाल जो है फिर वही एट द एंड ऑफ द डे पूरी पॉलिटिक्स है। आपको मालूम है अलग अलग देशों में अलग अलग नेता कुछ इस तरह की सियासत करते रहते हैं, लेकिन ये आदमी जो है 4 कदम आगे निकल गया है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। अब इसकी कुर्सी किस हद तक बची रहती है और कितनी देर तक ये ऑफिस में बैठता है, ये देखने वाली बात होगी, और किस तरह से अब जो इसने किया है उस पर पर्दा डालेगा और किस तरह से इन सब जो साजिशों को है वो छुपाएगा दुनिया से। अब ये ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुका है और ये अब ज्यादा देर कुर्सी पे नहीं बैठने वाला, इसकी कुर्सी खतरे में है। इसलिए इसने अब ये सोच लिया है कि बमबारी करते रहो, मेरी कुर्सी बची रहेगी और मैं जो है एक ताकतवर नेता बना रहूंगा, क्योंकि जो ही बमबारी बंद करूंगा मुझे दफ्तर से उठाकर कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा और वो अपने ही लोग मेरे उठाकर मुझे बाहर फेंक देंगे।